तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर इसमें देखा हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड का। हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड्स मिला, न्यूक्लियोसाइड्स मिला, फॉस्फोरिक एसिड मिला, शुगर एंड बेसिस मिला। ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस करने जा रहे हैं। ठीक है। शुगर कर लिया, अब स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस करेंगे। So the bases are heterocyclic compounds derived either from purine or pyrimidine. Heterocyclic compound तो पता ही है आप लोग को क्या होता है। ठीक है। Now derived from purine और pyrimidine. अब प्यूरिन और pyrimidine ये दो सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। इनसे आपके बेसिस डिराइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। The most common bases derived from purine are guanine and adenine. प्यूरिन से हमको क्या क्या मिलता है? मोस्ट कॉमन बेसिस जो है हमारा एडिनाइन एंड गुआनाइन। ठीक है। एडिनाइन एंड गुआनाइन आर फ्रॉम प्यूरिन्स। हाउएवर अदर प्यूरिन बेसिस, मतलब अभी जो है प्यूरिन से हमको एडिनाइन गुआनाइन मिल रहा है, उसके अलावा हमको मिलता है 2 मिथाइल एडिनाइन, 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन, 2 मिथाइल अमीनो गुआनिन। ठीक है। ये भी हमको कुछ केसेस में मिला है। सो प्यूरिन से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है एडिनाइन एंड गुआनाइन, लेकिन सम केसेस वी ऑल्सो गेट 2 मिथाइल एडिनाइन, 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन, 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन, 2 मिथाइल अमीनो गुआनिन, 2 मिथाइल अमीनो गुआनिन। सो हियर एडिनाइन, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनाइन। ओके। अब यहाँ पे देखो एक और स्ट्रक्चर दिया है। ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। दे आर शोन इन रिजोनेंस। ठीक है। एडिनो 6 अमीनो प्यूरिन। एडिनाइन क्या होता है? एडिनाइन क्या होता है? 6 अमीनो प्यूरिन होता है। क्या होता है? 6 अमीनो प्यूरिन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिनाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है? रिजोनेंस में दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब ये आपका गुआनिन है। गुआनिन के पास 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। गुआनिन के पास 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे रिजोनेंस को। ठीक है। एट द टी वाई लेवल, आई होप कि रिजोनेंस पता है क्या होता है। डबल बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होता है वही होता है रिजोनेंस। तब देखोगे तीनों स्ट्रक्चर सेम ही है और तीनों ही गुआनिन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 मिथाइल एडिनाइन दिया है, देख रहे हो? सेकंड नंबर पे, सेकंड कार्बन पे क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन आ गया। 6 मिथाइल देखो यहाँ पर 6, मतलब 6 अमीनो प्यूरिन क्या होता है आपका? 6 अमीनो प्यूरिन इज नथिंग बट एडिनाइन। 6 नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया। तो देखो ना 6 नंबर पे यहाँ पे क्या आ गया? मिथाइल। क्या आ गया? 6 नंबर पे मिथाइल आ गया। 2 मिथाइल अमीनो गुआनिन, अभी सेकंड नंबर पे मिथाइल आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो सेकंड नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया। सही बात। 2 मिथाइल अमीनो गुआनिन। तो ये स्ट्रक्चर्स तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स तो याद करने पड़ेंगे, सिंपल है, हो जाएगा स्ट्रक्चर, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा, और इसमें तो बहुत सिंपल था। ठीक है। ये तो याद कर ही सकते हैं। फिर हमारे पास है द मोस्ट कॉमन पिरिमिडिन बेसिस आइसोलेटेड आर साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। जैसे कि हमने पढ़ा है, हमको पिरिमिडिन से क्या क्या मिलेगा? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन मिलेगा। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। लेकिन इसके अलावा हमको और भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 5 मिथाइल साइटोसिन एंड 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, जो कि लेस कॉमन है, जो लोगों को नहीं पता है ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे यूरासिल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे थाइमिन का स्ट्रक्चर। ये भी सिमिलरली आपको याद ही करना पड़ेगा। आपने एक बार साइटोसिन का स्ट्रक्चर याद कर लिया तो 5 नंबर पे आप मिथाइल ग्रुप डाल दो, 5 मिथाइल साइटोसिन हो गया। साइटोसिन का स्ट्रक्चर याद हो गया तो सिंपली 5th प्लेस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप डाल दो, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन हो गया। ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर से आप बचे हुए दो निकाल सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको ये स्ट्रक्चर, दूसरा और तीसरा थाइमिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन का याद कर लो, बाकी दोनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अभी क्या है? बोथ आरएनए एंड डीएनए कंटेन एडिनाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन। है ना? ये हमने 9 से ही सीखा है कि आरएनए और डीएनए दोनों में क्या होता है? एडिनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। बस फर्क क्या होता है आरएनए में? कि आरएनए में आ जाता है यूरासिल। आरएनए में क्या आ जाता है? यूरासिल। आरएनए में आता है यूरासिल, और डीएनए में क्या आता है? यूरासिल की जगह पे थाइमिन होता है। तीनों में ये एडिनाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन तीनों में सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंट होता है वो होता है आपका आरएनए में हो जाता है यूरासिल, और यहाँ पे यूरासिल की जगह पे डीएनए में हो जाता है थाइमिन। बस ये डिफरेंस लाता है।
लेकिन आज तक हमको पता नहीं था, लेकिन आज जान लियो आप लोग ये कि हाउएवर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ pyrimidine बेसिस इज नॉट रिजिड, मतलब ये हर जगह नॉट होल्ड्स राइट, ठीक है, मतलब हर जगह सही नहीं है। कुछ डीएनए में भी हमको मिला है क्या, यूरासिल, मतलब जरूरी नहीं है कि आरएनए में ही यूरासिल होता है, कुछ डीएनए में भी यूरासिल पाए गए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम है, जो कि अननोन है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए अननोन है, जिन्होंने ज़्यादा हाई लेवल पे बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। तो ये तो बचपन से पता था ये चीज़ें कि आरएनए डीएनए में एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, खाली दोनों डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर एंड बेसिस। हमने किसी किसके स्ट्रक्चर पढ़े, शुगर के स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, बेसिस के स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। बेसिस में क्या आता है, प्यूरिन बेसिस आता है, पेरिमिडिन बेसिस आता है। प्यूरिन में क्या आ रहा था हमारे पास, एडिनाइन एंड गुआनिन। पेरिमिडिन में क्या आ रहा था, थायमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड का भी हमने देखा स्ट्रक्चर, सिंपल है, H3PO3 है उसका। तो अभी हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। सो न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जैसे कि पहले बोला गया था, व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स। देखो देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियोसाइड्स दिख रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स जब इसको इनऑर्गेनिक एसिड से हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या मिला, शुगर एंड बेसिस। क्या बोला यहाँ पे, as stated earlier, when nucleosides are hydrolyzed with inorganic acids they yield sugar and a base, thus nucleosides are sugar base compound, मतलब वो शुगर और बेस का दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला दोगे तो आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियोसाइड। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, शुगर में राइबोज शुगर भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है, ठीक है। सो शुगर को और बेस को मिलाकर, शुगर में राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज दोनों में से कोई भी हो सकता है। बेस में प्यूरिन बेस भी हो सकता है, पिरिमिडिन बेस भी हो सकता है। पिरिमिडिन में हमारे पास 3 टाइप के बेसिस थे, यूरासिल, थाइमिडिन और साइटोसिन। और यहाँ पे हमारे पास इसका प्यूरिन का हमारे पास 2 बेस था, एडिनिन एंड गुआनिन। सो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जितना स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने डिस्कस किया शुगर का और बेसिस का, एक बार स्ट्रक्चर्स को बस ऊपर ऊपर से देख लो तभी ये थोड़ा समझेगा। सो न्यूक्लियोसाइड्स आर ग्लाइकोसाइड्स एंड आर नॉन रिड्यूसिंग। ये याद रखो कि न्यूक्लियोसाइड जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्या है, सॉरी शुगर नहीं है, इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या ग्लाइकोसाइड्स है और नॉन रिड्यूसिंग है। इन ग्लाइकोसाइड्स दिस C1 of the sugar is bound to one of the nitrogen atom of the bases। क्या बोला है, C1 of the sugar is bound to the one of the nitrogen atoms of the bases and the glycosidic linkage is a beta linkage। क्या बोला है, न्यूक्लियोसाइड में जो जो C1 ऑफ द शुगर है, शुगर का जो C1 है वो किससे बाउंड है, नाइट्रोजन एटम से बाउंड है। किसके नाइट्रोजन एटम से, बेस के नाइट्रोजन एटम से। जरा देखते हैं हम लोग, ये दिख रहा है, ये शुगर है, फिर अनोज रिंग जो है शुगर है हमारा, ये क्या है हमारे पास, ये बेस है। देखो फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर किससे बाउंडेड है, बेस के नाइट्रोजन से बाउंडेड है। फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर बेस के नाइट्रोजन से बाउंडेड है। ये भी फर्स्ट कार्बन किससे बाउंडेड है, नाइट्रोजन से। इधर भी सेम, इधर भी सेम, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, C1 of the sugar is bound to one of the nitrogen atoms of the bases and the glycosidic linkage is a beta linkage। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा लिंकेज बोलेंगे। Now it has been shown that in the nucleosides derived from the purines the sugar residue is attached to the position 9। मतलब अगर ध्यान से देखोगे जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर ये प्यूरिन है, प्यूरिन मतलब क्या, या तो एडिनिन हुए या तो गुआनिन हुए, दिख रहा है ये एडिनाइन है, ये गुआनिन है, ठीक है। तो जब भी प्यूरिन के बेसिस होंगे तो जो C1 है, मतलब जो शुगर का कार्बन 1 है, वो हमेशा 9th नाइट्रोजन, 9वें नाइट्रोजन पे अटैच होगा। देखो ये 9वां नाइट्रोजन इस पे अटैच्ड है। ये भी देखो प्यूरिन का बेस है, गुआनिन प्यूरिन का बेस है। C1 ऑफ द कार्बन, C1 कार्बन ऑफ द शुगर इज अटैच्ड टू द 9th नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन वही अगर यहाँ पिरिमिडिन का बेस हुआ, जैसे कि अगर आपका हो गया यूरासिल, साइटोसिन या थाइमिडिन, ठीक है, तीनों में से कोई एक हुआ, तो जो आपका C1 है, शुगर का जो कार्बन 1 है, दैट विल बी गेट बॉन्डेड टू फर्स्ट नाइट्रोजन,
ऑफ योर पिरिमिडिन बेस। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ योर पिरिमिडिन बेस, यहाँ पर भी फर्स्ट नाइट्रोजन। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, जब शुगर और एडिनाइन साथ में आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, एडिनोसिन। जब गुआनिन एंड शुगर साथ में आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, गुएनोसिन। जब साइटोसिन शुगर के साथ में बॉन्ड बनाता है विद इट्स फर्स्ट नाइट्रोजन इन लिंकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटिडीन। सेम यूरासिल बन जाता है यूरिडीन, और जो थाइमिडीन होता है वो बन जाता है 2 डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, ये समझा आपको। सो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, एंड दोज डिराइव्ड फ्रॉम द pyrimidines इट इज अटैच्ड टू पोजीशन 1। एक बार फिर से पढ़ते, इट हैज बीन शोन दैट इन द न्यूक्लियोसाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्यूरिन, जो प्यूरिन से न्यूक्लियोसाइड हम आए हैं उस पे जो शुगर होंगे अटैच होंगे पोजीशन 9 पे, एंड जो हमको pyrimidine से डिराइव्ड होंगे उस पे जो अटैच होंगे पोजीशन 1 पे अटैच होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, it should be noted that the nucleosides containing pyrimidine bases are much more stable than the to hydrolysis than nucleosides containing purine bases। अभी देखो ये सब के सब 1 2 3 4 5 5 स्ट्रक्चर है। ठीक है, पांचों के पांचों न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पहले दो न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर हैं ये किसके हैं, प्यूरिन के हैं। हाँ, इसमें जो बेस है किसका है, प्यूरिन का बेस है। बाकी के तीन जो न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर हैं इसमें किसके बेसिस है, पिरिमिडिन के बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो न्यूक्लियोसाइड जिसके अंदर पिरिमिडिन का बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर प्यूरिन के बेसिस होंगे। लेकिन स्टेबिलिटी किस मामले में, स्टेबिलिटी हाइड्रोलिसिस के मामले में स्टेबिलिटी। मतलब जो पिरिमिडिन होगा, अगर मैं पिरिमिडिन को हाइड्रोलिसिस कराऊं और न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस कराऊं, सॉरी पिरिमिडिन, अगर मैं न्यूक्लियोसाइड का दो टाइप के न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस कराऊं, एक में जिसमें पिरिमिडिन बेस हो और एक में जिसमें प्यूरिन बेस हो, तो हाइड्रोलिसिस जो होगा इजीली किस में होगा, जिसमें प्यूरिन बेस है। और पिरिमिडिन में जल्दी नहीं होगा, उसमें इजीली नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पिरिमिडिन बेस जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा जब न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये पांचों स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिसिस कराऊँ तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस एडिनोसिन और गुएनोसिन का होगा, इनका ये तीनों स्ट्रक्चर का बाद में होगा। ठीक है, समझा ये चीज़। तो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस द पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड्स आर यूजुअली हाइड्रोलाइज्ड आफ्टर हाइड्रोजनेटिंग द डबल बॉन्ड्स। क्या बोला यहाँ पे कि अगर आपको पिरिमिडिन बेसिस को, मतलब दिख रहा है ये बेसिस क्या है, पिरिमिडिन बेसिस है, इनके न्यूक्लियोटाइड्स को, मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो पिरिमिडिन के बेस से बना हो, उनको अगर आपको हाइड्रोलाइज करना है तो इनके जो डबल बॉन्ड्स है ना, दिख रहे हैं, इनके जो डबल बॉन्ड्स हैं, सबसे पहले इनको हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इजीली इनका हाइड्रोलिसिस हो पाएगा। तो यहाँ पे ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस दिया है, मतलब कौन कितनी जल्दी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करके देगा। डीएनए सबसे इजीली, देन आरएनए, देन गुएनोसिन, देन एडिनोसिन, देन साइटोसिन, देन यूरिडिन, देन थाइमिडिन। तो डीएनए आरएनए ऐसे याद रहेगा, इसको GACUT, क्या GACUT ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, गैसेट, इसको गैसेट याद कर लो, गैसेट GACUT। ठीक है, डीएनए आरएनए GACUT। तो जी क्या, गुएनिन, गुएनिन हो गया, सॉरी गुएनोसिन हो गया, एक क्या हो गया, एडिनोसिन, साइटोसिन, फिर C से, U से यूरिडिन, और ये थाइमिडिन। तो आई होप आपको समझा होगा इतना। अब देखो न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे टेबल दिया है, न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पे शुगर, यहाँ पे प्लस बेसिस। आपको पता है न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, शुगर और बेसिस को ऐड करके। एडिनोसिन कब बनेगा, या तो राइबोस हो या तो डीऑक्सी राइबोस, दोनों में से कोई भी शुगर लो, उसको किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, आपको आपको उसको अटैच करना पड़ेगा एडिनिन के साथ। देखा ना यहाँ पे स्ट्रक्चर में, कोई भी शुगर ले लो, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस या राइबोस, यहाँ पे देखो राइबोस है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे, और उसको अटैच कर दो एडिनाइन से, तो क्या बनेगा, एडिनोसिन। गुएनोसिन बनाना है तो राइबोस लो या तो डीऑक्सी राइबोस लो, लेकिन बेसिस में आपको गुएनिन लेना पड़ेगा। साइटिडीन बनाना है, राइबोस लो या तो डीऑक्सी राइबोस लो, बेस में आपको साइटोसिन लेना पड़ेगा। देखो नाम से ही मालूम पड़ेगा, साइटिडीन बनाना है, शुगर तो कोई भी ले सकते हो, चाहे राइबोस चाहे डीऑक्सी राइबोस, लेकिन
लेकिन आपको क्या चाहिए, बेसिस में साइटोसिन चाहिए होगा। यूरिन बनाना है तो बेसिस में क्या चाहिए होगा, यूरासिल चाहिए होगा, या फिर सॉरी यूरासिल चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी शुगर चलेगा। और अगर आपको थायमिडिन बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर या राइबोस शुगर कोई भी चलेगा, और आपको थायमिन चाहिए होगा, ठीक है। तो शुगर्स तो याद रहेंगे, शुगर्स तो डिफिकल्ट नहीं है, खाली बेसिस याद रखना है। वो भी कैसे याद होगा, ये नाम से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा बेस यूज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अभी, द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स आर गिवन बिलो। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस न्यूक्लियोसाइड्स आर हैव बीन कंफर्म्ड बाय सिंथेसिस। मतलब ये स्ट्रक्चर्स का सिंथेसिस भी किया जा चुका है, तो ये कंफर्म स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर सही है, आपसे याद कर सकते हो। इट इज़ कंफर्म बाय द वेल नोन केमिस्ट, ठीक है। सो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स भी कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स का टॉपिक भी डन। अभी तक हमने क्या क्या किया ध्यान से देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन किया न्यूक्लिक एसिड्स का, फिर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स देखा हमने। हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स में हमको फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेसिस आया। फिर हमने पहले शुगर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई किया, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस का पढ़ाई, फिर हमने पढ़ाई किया न्यूक्लियोसाइड्स का। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। Now, nucleic acids on heating with aqueous ammonia at 115 degrees Celsius or with barium hydroxide or with certain enzymes, nucleases get partially hydrolyzed, the products being called nucleotides. देखो हमने देखा था ना ये चीज़, सेम वही चीज़ तो दिया है। एक्वेस अमोनिया और बेरियम हाइड्रोक्साइड 115 डिग्री सेल्सियस या एंजाइम न्यूक्लियस के से रिएक्शन होगा इनके प्रेजेंस में, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। ये बताया जा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स बनता कैसे, आता कैसे है, न्यूक्लिक एसिड से निकालेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वी गॉट इट। So hydrolysis of a nucleic acid with aqueous ammonia under pressure yields a nucleoside and a phosphoric acid, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाइड्रोलिसिस किसका, हाइड्रोलिसिस न्यूक्लियोटाइड्स का, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस अमोनिया एट 175 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें से फॉस्फोरिक एसिड निकलता है, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड निकलेगा और फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद एक्वियस अमोनिया अंडर प्रेशर यील्ड्स अ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड इज अ फॉस। अब देखो क्या निकलता है न्यूक्लियोटाइड से, जब न्यूक्लियोटाइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, एक न्यूक्लियोसाइड निकलेगा और एक फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड है। मतलब क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ के बना हुआ है ना। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ के बना हुआ है, और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो एस्टर बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड लिखा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, तो इसको बोलूँगा शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। या शॉर्ट में बोल सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज केयरफुली हाइड्रोलाइज्ड, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज मोनोफॉस्फेट कैन बी आइसोलेटेड, thereby indicating that the phosphoric acid is directly attached to the sugar residue इन दी न्यूक्लियोटाइड्स। देखो क्या होता है जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, इससे निकलता है एक तो आपका राइबोस शुगर निकलता है और आपका फॉस्फोरिक एसिड निकलता है ना। राइबोस शुगर निकलता है और फॉस्फोरिक एसिड निकलता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है, thereby indicating that फॉस्फोरिक एसिड जो है डायरेक्टली अटैच है किससे, शुगर से अटैच है। डायरेक्टली किससे अटैच है, शुगर से अटैच है ना। समझ में आया। सो एनालिटिकल एविडेंसेस पॉइंट दैट द फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यूज यूजुअली अटैच टू थ्री थर्ड और फिफ्थ पोजीशन इन द राइबोस और डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल। मतलब क्या, जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है या तो थर्ड कार्बन पे अटैच होगा, शुगर के थर्ड कार्बन से अटैच होगा, या तो शुगर के फिफ्थ कार्बन से अटैच होगा। क्या, आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है या तो शुगर के थर्ड कार्बन पे अटैच होगा या तो फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा। देखो यहाँ पर ये आपका शुगर है ना, फ्यूरानोज रिंग, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाला। देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन से क्या जुड़ा है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है। और देखो इधर फॉस्फोरस और इधर कार्बन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। इसी ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं जिनके बीच में ऑक्सीजन होता है, इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज बोलते हैं, ठीक है।
तो देखो ये एस्टर लिंकेज है। सो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिनोसिन। एडिनोसिन क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, एडिनाइन है, एडिनाइन विथ राइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बन गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये डीऑक्सी राइबोस नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। यहाँ पे एडिनाइन है तो इसलिए एडिनोसिन। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, एडिनोसिन हो गया, और थर्ड नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन 3 फॉस्फेट हो गया ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये डीऑक्सी राइबोस है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस है। ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोस है। और ये क्या है आपका, ये है थाइमिन। क्या है ये, थाइमिन। तो यहाँ पे हो गया ना 2 डीऑक्सी थाइमिन, थाइमिडीन हो गया, है ना। जब शुगर और थाइमिन दोनों साथ में जोड़ेंगे तो क्या बनता है, थाइमिडीन बनता है। तो यहाँ पे हो गया 2 डीऑक्सी थाइमिडीन 3 फॉस्फेट, मतलब थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ दिया है यहाँ पर, 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ शुगर। शुगर से बनता है, या तो राइबोस शुगर होगा या तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। एक बेस से बनता है, बेस कोई भी हो सकता है, प्यूरिन बेस हो सकता है या pyrimidine बेस हो सकता है। ठीक है, और एक फॉस्फोरिक एसिड, मतलब आप क्या ऐड करोगे, शुगर ऐड करो, बेस ऐड करो एंड फॉस्फोरिक एसिड, तो इन तीनों को अटैच कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, एडिनाइन को ऐड करो विथ राइबोस शुगर विथ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, थाइमिडीन, तो थाइमिन होगा, सीधी सी बात, थाइमिडीन है तो फॉस्फेट तो होगा ही, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अभी देखो थाइमिडीन बोला है। ठीक है, थाइमिडीन, थाइमिडीन में हमेशा डीऑक्सी होता है, मतलब डीऑक्सी राइबोस होता है, याद रखना, थाइमिडीन में हमेशा डीऑक्सी राइबोस होता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बेस प्लस शुगर, शुगर में क्या है, डीऑक्सी राइबोस है, फिर फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाम से तो आपको मालूम पड़ जाएगा, थाइमीन है, एडिनाइन है, मालूम पड़ जाएगा, और फॉस्फेट तो सब में रहेगा। खाली थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना है, राइबोस है कि डीऑक्सी राइबोस है। थाइमिडीन हमेशा जनरली डीऑक्सी राइबोस ही होता है। तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैज बीन कंफर्म बाय सिंथेसिस, मतलब इनका भी सिंथेसिस करके कंफर्मेशन किया गया है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर भी आपको समझा होगा, मैंने समझाया जो आपको, और पूरा न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा।